दोस्तों आज बात करेंगे हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर के बारे में। ये वीडियो 2 पार्ट्स में होने वाली है क्योंकि गॉबलेट ऑफ फायर की बुक 600 पेजेस से भी ज्यादा लॉन्ग है। इसी बात से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि मूवीज ने कितनी सारी डिटेल्स को छोड़ दिया होगा क्योंकि मूवी तो उतनी ही लंबी है जितनी बाकी की मूवीज थी। मूवी का जो फर्स्ट शॉट है उसमें हम नगीनी को देखते हैं और वो टॉम रिडल सीनियर की ग्रेव के पास होती है और ये वही जगह है जहाँ पर हैरी मूवी के एंड में पहुंच जाएगा और पीटर पेटिग्रू फोर्सफुली हैरी को यूज करके वोल्डेमॉर्ट को रिवाइव कर देगा। अगले ही शॉट में हम देखते हैं एक ओल्ड केयर टेकर को जिसका नाम है फ्रैंक ब्राइस। ये स्टोरी एक स्मॉल विलेज की है जो लिटिल हैंगल्टन में है और फ्रैंक केयर टेकर है द रिडल हाउस का। अब वैसे तो 50 से भी ज्यादा साल हो गए हैं जब यहाँ पर रिडल्स रहा करते थे, लेकिन विलेजर्स अभी भी इसको इसी नाम से बुलाते हैं और इस एरिया की ये लार्जेस्ट बिल्डिंग है। इस हाउस की रेपुटेशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि यहाँ पर 50 इयर्स पहले जब रिडल फैमिली रहती थी तो एक दिन सारे लोग मरे हुए मिले थे लिविंग रूम में। फ्रैंक रिडल फैमिली का गार्डनर था और क्योंकि वही बच गया था तो उसी को अरेस्ट कर लिया गया था ऑन द सस्पिशन ऑफ होमिसाइड, लेकिन बाद में उसको रिलीज कर दिया गया जब फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये पता चला कि जितने भी लोग हैं उनका मर्डर नहीं हुआ है, दे सिंपली डाइड अपेरेंटली आउट ऑफ फियर। ऐसा इसलिए क्योंकि उन पे अवाडा कडावरा चार्म का यूज हुआ था, तो ये चीज मगल्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट में तो बिल्कुल भी ट्रैक नहीं हो सकती। बट जो विलेजर्स हैं वहाँ के वो फ्रैंक को अभी भी रिस्पॉन्सिबल मानते हैं रिडल फैमिली के मर्डर का। फ्रैंक अभी अकेला रहता है रिडल की प्रॉपर्टी पर जहाँ पे वो हाउस की टेक केयर करता है, इवन दो उसकी अभी बहुत ज्यादा एज हो गई है। जो सोसाइटी के बच्चे हैं वो भी कभी कभी उसको परेशान करते हैं। एक दिन वो देखता है कि रिडल के हाउस में से लाइट आ रही है और वो अज्यूम कर लेता है कि ये बच्चे शरारत कर रहे हैं, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचता है तब वो ओवरहियर करता है लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट और वर्मटेल मतलब पीटर पेटिग्रू का कन्वर्सेशन, जहाँ पे वो बात कर रहे होते हैं कि क्विडिच वर्ल्ड कप के बाद वो कुछ ना कुछ करने वाले हैं। वोल्डेमॉर्ट के कन्वर्सेशन से ऐसा फील होता है कि वो वर्मटेल को बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करता और बात करता है अपने एक फेथफुल सर्वेंट की, और उनकी बातों में फ्रैंक को ये भी पता लगता है कि उन्होंने बर्था जॉर्किंस नाम की किसी लड़की को मारा भी है। बट इसी पॉइंट पर नगीनी आ जाती है और वो वोल्डेमॉर्ट को बता देती है कि फ्रैंक उनके सारे कॉन्वर्सेशन को ओवरहियर कर रहा है, जिसके बाद वोल्डेमॉर्ट किलिंग कर्स का यूज करके फ्रैंक को मार देता है और 200 माइल्स अवे हैरी पॉटर नींद से जगता है और उसको बहुत शार्प पेन हो रहा होता है अपने स्कार के पास। गॉबलेट ऑफ फायर की जो ओपनिंग है वो थोड़ी यूनिक सी है क्योंकि स्टार्टिंग के कुछ टाइम में ऐसा लगता है कि शायद हम कोई गलत मूवी देख रहे हैं, बट इवेंचुअली हमको दो फेमिलियर कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट और वर्मटेल, और हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि क्विडिच वर्ल्ड कप के बाद कुछ तो होने वाला है और वोल्डेमॉर्ट का एक स्पाई हॉगवर्ट्स के अंदर एंट्री ले चुका है और हैरी पॉटर ऑफ कोर्स डेंजर में है। ये पहली वो मूवी है जो कि एक थोड़ी डार्कर टोन में है क्योंकि हम एक एल्डरली मैन का मर्डर विटनेस करते हैं और हमको बर्था जॉर्किंस के मर्डर के बारे में भी बताया जाता है। यहीं पर डार्क हेयर्ड पेल बॉय का मेंशन है जो कि मर्डर्स के टाइम पर रिडल हाउस के आसपास घूम रहा था। हाफ ब्लड प्रिंस में ये चीज और क्लियर होती है क्योंकि वोल्डेमॉर्ट खुद एक्सप्लेन करता है कि कैसे उसने अपने फादर का मर्डर किया था। यहाँ पर ये चीज क्लियर नहीं है कि रिडल हाउस को ओन कौन करता है। वोल्डेमॉर्ट अपनी चीजों के बारे में अपने क्लोजेस्ट फॉलोअर्स को ट्रस्ट करता है, बट इट्स नॉट क्लियर। टाइमलाइन थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है क्योंकि लास्ट बुक को खत्म हुए अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ होगा और उतनी ही देर में वर्मटेल वोल्डेमॉर्ट के पास वापस भी चला गया है और उन्होंने बर्था जॉर्किंस का मर्डर भी कर दिया है। यहीं पर फर्स्ट अपीयरेंस होती है वोल्डेमॉर्ट के स्नेक नगीनी की। वोल्डेमॉर्ट उसके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करता है क्योंकि बर्था जॉर्किंस का मर्डर करके ही उसने अपना फाइनल होक्रक्स बनाया है जो कि नगीनी है, और नगीनी के वेनम को यूज करके ही वो अभी तक जिंदा है। यहीं पर वोल्डेमॉर्ट एक क्रूअल सा जोक मारता है, गिविंग अप अ राइट हैंड, क्योंकि मूवी के एंड में वर्मटेल को अपना एक हैंड देना पड़ेगा वोल्डेमॉर्ट को रिवाइव करने के लिए। हमको पास्ट में भी थोड़े थोड़े हिंट्स मिले हैं कि हैरी और वोल्डेमॉर्ट आपस में ड्रीम शेयर करते हैं, लेकिन इस बुक के सेकंड हाफ में ये चीज कंफर्म हो जाएगी क्योंकि हैरी को बहुत सारी ड्रीम्स आने लगेंगी वोल्डेमॉर्ट के पर्सपेक्टिव से। हैरी जब जगता है तो उसका स्कार बहुत ज्यादा दर्द कर रहा होता है। यहाँ पर मूवीज ने बहुत सारी चीजों को मिस कर दिया है और डायरेक्टली हम रॉन के घर में आ गए हैं, बट उसके बीच में जो भी इवेंट्स हुए हैं उसको फिलअप कर लेते हैं। हैरी जब जगता है तो उसको ये तो पता होता है कि उसकी ड्रीम वर्मटेल और वोल्डेमॉर्ट के बारे में थी, जहाँ पर वो एक ओल्ड मैन को मार देते हैं, बट वो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करता है लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा डिटेल्स को याद नहीं रख पाता। हैरी अभी प्राइवेट ड्राइव में है और यहाँ पर उसके पास ऐसा कोई दोस्त नहीं है जिसके साथ वो इन चीजों को शेयर कर पाए। वो अपने फ्रेंड्स को ये चीज बताने की सोचता है बट बाद में उस आइडिया को रिजेक्ट कर देता है। बट जिस पर्सपेक्टिव से हैरी को ये ड्रीम आई है वो थोड़ा अजीब सा है क्योंकि हमको ऐसा फील हो रहा है कि उसको ये ड्रीम फ्रैंक ब्राइस के पर्सपेक्टिव से आई है, लेकिन ऐसा बाकी की ड्रीम के साथ नहीं होगा जो कि उसको वोल्डेमॉर्ट के पर्सपेक्टिव से आएंगी। इस बुक के पहले हैरी का जो स्कार था वो सिर्फ एक सिंबल की तरह था, एक यूनिक आइडेंटिफाइंग फीचर था, बट अभी वो एक
एक कनेक्शन बन गया है उसके और वोल्डेमॉर्ट के बीच में। जब उसका स्कार बर्न करता है या फिर दर्द करता है तो वो एसोसिएटेड है वोल्डेमॉर्ट की फीलिंग्स के साथ कि वो कैसा फील कर रहा है इस टाइम पर। अब वोल्डेमॉर्ट और हैरी इसी चीज को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे टुवर्ड्स द सेकंड हाफ ऑफ द सीरीज। हैरी डिसाइड करता है कि वो ये चीज अपने गॉडफादर सीरियस ब्लैक को बताएगा, तो वो एक लेटर में ये चीजें लिखता है और हेडविग को दे देता है। हमको ये चीज भी फील होती है कि सीरियस ब्लैक हैरी के लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया है, क्योंकि अंटिल नाउ हैरी के काफी ज्यादा सरोगेट फादर्स थे, जैसे कि हैग्रिड, मिस्टर वीजली, रीमस ल्यूपिन, डम्बलडोर, बट सिर्फ सीरियस ब्लैक ही एक ऐसा इंसान है जिसके साथ हैरी बहुत ज्यादा कंफर्टेबली कम्युनिकेट कर पाता है। आई थिंक इसका रीजन ये भी है कि हैरी के फादर ने सीरियस ब्लैक को ही उसका गॉडफादर चूज किया था, तो वो चीज भी हैरी के बैक ऑफ द माइंड में रहती ही होगी। एनीवेज, हैरी किचन में एंटर करता है जहाँ पर आंट पिटूनिया डडली को एक फ्रूट से बनी हुई डिश ऑफर कर रही होती हैं। एक्चुअली डडली के स्कूल ने कंप्लेन की होती है कि उनके पास डडली के साइज के पैंट्स अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो बहुत ज्यादा मोटा हो गया है, और इसलिए उन्होंने डडली को डाइट पर रख दिया है और डडली को अकेला फील ना हो इसलिए पूरी फैमिली ही डाइट पर है इस टाइम पर, जिसकी वजह से हैरी बहुत ज्यादा हंग्री फील करता है। हैरी ने ये चीज हैग्रिड, हरमाइनी और रॉन के साथ भी शेयर करी होती है, जिसकी वजह से वो उसको काफी सारे स्नैक्स भी भेजते हैं जो हैरी ने अपने बेड के नीचे छुपा रखे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होता अगर बुक अंकल वर्नन और आंट पिटूनिया के बीच के जो आर्ग्यूमेंट्स हुए होंगे जब डडली को डाइट पर रखा होगा उसको भी शो करती, क्योंकि हमने कभी भी नहीं देखा इन दोनों को डडली को डांटते हुए या डिसिप्लिन में रहने के लिए फोर्स करते हुए। तो ये डडली के लिए भी बहुत हार्ड होगा फर्स्ट टाइम डिसिप्लिन में रहना, और इस चीज को अगर इंक्लूड किया जाता तो काफी अच्छा होता। बहुत फनी लगता है जब हैरी, हरमाइनी, हैग्रिड और रॉन को बोलता है कि मेरे को खाना भेजो, ये लोग मेरे को खाना भी नहीं दे रहे हैं। मॉली वीजली मतलब रॉन की मम्मी की तरफ से एक लेटर आता है हैरी को जो उन्होंने मगल मेल से भेजा होता है रादर देन आउल्स के थ्रू। अंकल वर्नन ये देख के बहुत शॉक हो जाते हैं कि पूरा लेटर कवर्ड होता है बहुत सारी स्टैम्प्स में, और पोस्टमैन भी उनको ये बोलता है कि ये चीज बहुत अनयूजुअल है। मिसेस वीजली हैरी को इनवाइट करती हैं क्विडिच वर्ल्ड कप के लिए और सजेस्ट करती हैं कि हैरी उन्हीं के साथ रहे जब तक स्कूल स्टार्ट नहीं हो जाता। अंकल वर्नन बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं क्योंकि वो हैरी को यहाँ से नहीं जाने देना चाहते, क्योंकि शायद हैरी वहाँ जाके बहुत ज्यादा मजे करेगा, और हैरी के पर्सपेक्टिव से अंकल वर्नन बिल्कुल नहीं चाहते कि वो मजे करे। वहाँ हैरी इसलिए भी जाना चाहता है क्योंकि वो 2 हफ्तों तक डर्सली से दूर भी रह पाएगा। एक लॉन्ग डिस्कशन के बाद अंकल वर्नन ऑलमोस्ट फॉरबिड करने वाले होते हैं हैरी को वीजलीज के पास जाने के लिए, बट तभी हैरी मेंशन कर देता है कि उसको अपना लेटर फिनिश करना है जो वो सीरियस ब्लैक को लिखने वाला है। वो बताता है कि कैसे सीरियस ब्लैक उसका गॉडफादर है और अगर अंकल वर्नन उसको नहीं जाने देते तो वो नाराज हो जाएगा इन लोगों से। इस चीज से अंकल वर्नन डर जाते हैं और हैरी को परमिशन दे देते हैं वीजलीज के पास जाने के लिए। यहीं पर रॉन की तरफ से एक आउल आया होता है ये पूछने के लिए कि उसके पास परमिशन है या नहीं। हैरी हैप्पीली उसको बताता है कि उसके पास परमिशन है। हैरी सीरियस ब्लैक को भी बताता है कि कैसे वो वीजलीज के पास जा रहा है और उस लेटर को हेडविग को दे देता है। पिछले साल हमने हैरी को देखा था हॉग्समीड की परमिशन लेते हुए अंकल वर्नन से, जिसके लिए अंकल वर्नन ने उसको मना कर दिया था, बट हैरी ने एसेंशियली थ्रेटन किया था कि वो आंट मार्च को ये चीज बता देगा कि वो सेंट ब्रूटस नहीं जाता है बल्कि हॉगवर्ट्स जाता है। तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सेम चीज ही हुई, जहाँ पर सीरियस ब्लैक का नाम लेके उसने अंकल वर्नन को डरा दिया, बट वो लोग भी मगल्स हैं तो वो पावरलेस सा ही फील करते हैं हैरी के सामने। यहीं पर डर्सलीज का एक बहुत मेजर कैरेक्टर डेवलपमेंट भी दिखाया गया है बुक्स में, क्योंकि हमको डर्सली फैमिली के इंटरनल डायनामिक्स के बारे में भी पता चला है कि कैसे स्कूल ने डडली को बोल दिया है कि वो थोड़ा वेट लूज करे, एंड ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट ईयर डडली की ये वेट वाली प्रॉब्लम उसको फोर्स करेगी बॉक्सिंग परस्यू करने के लिए। हैरी अपनी पैकिंग फिनिश करता है और वेट करता है वीजलीज के आने का। अंकल वर्नन बहुत ज्यादा परेशान होते हैं इस चीज को लेके कि कहीं वो ऐसा कुछ ना कर दें जिससे नेबर्स उनको नोटिस कर लें, और वो इस चीज के बारे में भी सोचते हैं कि वो एक्चुअली यहाँ पर आएंगे कैसे और वो किस तरीके के कपड़े पहने होंगे। फाइनली वीजली फैमिली अराइव करती है फ्लू नेटवर्क का यूज करके, जो कि सरप्राइजिंगली डर्सलीज के फायर प्लेस के साथ भी कनेक्टेड था, लेकिन क्योंकि इस टाइम बहुत गर्मी होने की वजह से डर्सलीज ने अपना फायर प्लेस ब्लॉक कर रखा था, जिसकी वजह से मिस्टर वीजली को उसको ब्लास्ट करना पड़ा वहाँ से बाहर आने के लिए। सिर्फ इस चीज से ही डर्सलीज बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, और इसके बाद तो वो मिस्टर वीजली को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं देते। तो मिस्टर वीजली इस बात को समझ गए और फिर डायरेक्टली हैरी को ही वहाँ से लेकर जाने लगे, और फ्रेड और जॉर्ज हैरी की ट्रंक को उठाने लगे, लेकिन फ्रेड और जॉर्ज ने जानबूझ के बहुत सारी टॉफीज जमीन पर गिरा दी, और जब उसको वापस उठाया तो 1-2 टॉफी वहीं पर छोड़ दी जो डडली को मिल गई, और डडली ने उस टॉफी को खा लिया। टॉफी को खाते ही डडली की जो टंग है वो सेवरल फीट लंबी हो गई, जिसको देख के अंकल वर्नन बहुत ज्यादा डर गए और मिस्टर वीजली को अटैक करने लगे, और आंट पिटूनिया इस टंग को पुल करके बाहर निकालने लगी डडली के माउथ से, जिससे डडली को
बहुत ज्यादा पेन हुआ। हैरी वहाँ से तुरंत भाग गया बरो के लिए फ्लू नेटवर्क का यूज करके, और अंकल वर्नन और मिस्टर वीजली में काफी ज्यादा लड़ाई हुई इसके बाद। यहाँ पर एक चीज बहुत फॉर्चुनेट हुई कि डडली ने टॉफी तब खाई जब मिस्टर वीजली वहाँ पर प्रेजेंट थे, ताकि वो उसको रिवर्स कर सके। अगर डडली ये टॉफी उनके जाने के बाद खाता तो बहुत ज्यादा डेंजरस सिचुएशन बन सकती थी, जिसकी वजह से शायद डडली को हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ता। ऑल्सो वैसे तो हैरी पॉटर के पर्सपेक्टिव से हम एज रीडर्स डर्सलीज को बहुत ज्यादा हेट करते हैं, बट तुम उनके पर्सपेक्टिव से अगर सोचो तो 4 साल से लगातार कुछ ना कुछ बहुत गंदा हो रहा है उनके साथ, सिर्फ हैरी पॉटर की वजह से। और अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा होता तो तुम भी विजर्ड्स को बहुत ज्यादा हेट कर रहे होते। ये बात तो ट्रू है कि वो बहुत ऑफुल से पीपल हैं जो सबको अच्छे से ट्रीट नहीं करते, बट उनका बिहेवियर विजर्ड्स के लिए मेक सेंस। डर्सलीज की जो फैमिली है वो हमेशा स्पॉटलेस और क्लीन लिविंग रूम रखने वाली फैमिली है, और जब वीजलीज वहां पर आते हैं तो वो पहले तो फायर प्लेस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डर्ट इधर उधर फैल जाता है, और उसके बाद फ्रेड और जॉर्ज डडली के साथ भी मजाक करते हैं। तो देखो कितना कॉन्ट्रास्ट है वीजलीज में और डर्सलीज में, क्योंकि डर्सलीज आर वेरी रिच पीपल अमंग द मगल्स, लेकिन वीजलीज बहुत पुअर हैं। और ये माइंडसेट उनके एक्शंस में भी दिखता है कि कैसे डर्सलीज बहुत ज्यादा केयर करते हैं कि दूसरे उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी इमेज क्या बन रही है दूसरों के माइंड में। लेकिन वीजलीज इस चीज के बारे में ज्यादा नहीं सोचते, और जब ये पूरा इवेंट होता है तो ये बहुत ज्यादा इल्यूमिनेट करता है इन दोनों फैमिलीज के डिफरेंसेस को। सोचो इस पूरे इवेंट के बाद डर्सलीज को अपना फायर प्लेस रिपेयर करवाना पड़ा होगा, और मूवी 1 में याद करो तो उनको वो सारे लेटर्स भी क्लीन करवाने पड़े होंगे। हैरी वीजलीज के घर पे पहुंच जाता है और उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है बिल और चार्ली से, जो वीजलीज के ओल्डेस्ट ब्रदर्स हैं। चार्ली ड्रैगन्स के साथ काम करता है रोमेनिया में, लेकिन बिल जो एक टाइम पे हेड बॉय भी रह चुका है हॉगवर्ट्स का, वो ग्रिंगॉट्स विजर्डिंग बैंक में काम करता है एज अ कर्स ब्रेकर। बुक्स में हम पहली बार मिलते हैं पूरी वीजली फैमिली से एक साथ, और यहाँ पर हमको ये भी पता चलता है कि बिल और चार्ली की पर्सनैलिटी में थोड़े से यूनिक एलिमेंट्स भी हैं। जैसे बिल थोड़ा फ्री थिंकर टाइप का है और चार्ली बहुत रगेड टाइप का है, ऐसे माचो मैन पर्सनैलिटी टाइप। फ्रेड एंड जॉर्ज की बहुत ज्यादा डांट पड़ती है, मिस्टर वीजली उनको बहुत ज्यादा डांटते हैं क्योंकि उन्होंने जानबूझ के उस टॉफी को वहां पर गिराया होता है ताकि डडली उसको खा सके। इन दोनों का लॉन्ग टर्म प्लान है वीजलीज विजर्ड वीजेस खोलना, जो कि एक टाइप की जोक शॉप होगी जब ये हॉगवर्ड से ग्रेजुएट कर जाएंगे तब। लेकिन वीजली फैमिली इन दोनों का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती इस चीज में, और यहाँ पर भी मिस्टर वीजली उससे पूछते हैं कि क्या ये वो आइटम है जो तुम उस शॉप में बेचोगे, जिसके बाद एक बहुत बड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो जाता है। बाद में रॉन और हरमाइनी हैरी को पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि वीजलीज विजर्ड वीजेस एक्चुअली है क्या, और ये भी बताते हैं कि कैसे मिस्टर वीजली चाहते हैं कि ट्विंस उनके साथ मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक में काम करें, लेकिन वो लोग अपनी जोक शॉप ओपन करना चाहते हैं। मिस्टर वीजली का जो डिसीजन है फ्रेड और जॉर्ज को मना करना, ये बैड पेरेंटिंग दिखाता है, क्योंकि यही वो दोनों हैं जो आउटसाइड द बॉक्स सोच रहे हैं, और बाद में जाके इनके इन्वेंशंस को मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक खुद यूज करेगा। तो मुझे मिस्टर वीजली का पर्सपेक्टिव इस चीज के लिए बहुत ज्यादा शैलो लगता है। रॉन हैरी को इंट्रोड्यूस करवाता है अपने नए आउल से, जिसका नाम जिनी ने पिग विजन रखा है, जिसको रॉन शॉर्ट फॉर्म में पिग बुलाता है। इसके बाद वो लोग एक वंडरफुल सा डिनर करते हैं आउटसाइड देयर हाउस, जहाँ पे वो बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं, जैसे कि क्विडिच वर्ल्ड कप के बाद वो क्या करेंगे, या फिर बर्था जॉर्किंस का क्या हुआ क्योंकि मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट किया है कि वो मिसिंग है। बिल की अपीयरेंस के बारे में बातचीत होती है, और सीरियस ब्लैक के बारे में भी बातें होती हैं। पर्सी मेंशन करता है कि उसे किसी तो एक इम्पोर्टेंट इवेंट के बारे में नॉलेज है, बट वो इस चीज को सिर्फ इसलिए मेंशन कर रहा है ताकि सब लोग उसको इम्पोर्टेंस दें और वो सबको ना बोल सके। जिनी वैसे तो पिछली 2 बुक्स में ऑलमोस्ट गायब सी ही थी, और जितने भी उसके एनकाउंटर्स थे वो ऑकवर्ड से ही थे, लेकिन यहाँ पर वो एक्चुअली कंट्रीब्यूट करती है कॉन्वर्सेशन में। कि पिछले साल हमको पता चला था पर्सी मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक में काम करना चाहता है, और अब क्योंकि उसको ट्राइविजर्ड टूर्नामेंट के बारे में पहले से नॉलेज है जो वो इनको नहीं बता रहा, इसका मतलब वो ऑलरेडी वहाँ पर काम कर रहा है। बट पर्सी के कैरेक्टर को हम ग्रो करते हुए देखेंगे, और देखेंगे कि कैसे वो अपने एम्बिशन को लेके इतना ज्यादा पागल हो जाता है कि वो अपने फादर की ही रिस्पेक्ट करना भूल जाता है, और ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स वाली बुक में वो तो अपनी फैमिली को भी डिसओन कर देता है। अगले दिन मिस वीजली आके हैरी, रॉन, हरमाइनी को जगाती हैं और बोलती हैं कि वो लोग मिस्टर वीजली, फ्रेड और जॉर्ज के साथ ट्रेवल करेंगे, जबकि पर्सी, बिल और चार्ली एपरेट करके वहाँ पर उनको मिल जाएंगे। यहाँ पर फ्रेड और जॉर्ज खुद एपरेट करके वहाँ आना चाहते हैं, लेकिन उनको इस चीज की परमिशन नहीं मिलती क्योंकि उनके पास अभी इस चीज का लाइसेंस नहीं है। यहाँ पर एपरेशन को भी एक्सप्लेन किया गया है और स्प्लिंचिंग के बारे में भी बताया गया है। स्प्लिंचिंग एक फिनोमिना होता है जहाँ पर एपरेट करते टाइम तुम अपने बॉडी के कुछ पार्ट्स पीछे ही छोड़ देते हो, जिसकी वजह से तुमको करेंटली बहुत ज्यादा पेन फील करना पड़ेगा। यहाँ पर मिस वीजली को और बहुत सारी चीजें मिलती हैं फ्रेड और जॉर्ज की पॉकेट में, जिसको वो कन्फिस्केट कर लेती हैं एक्टियो चार्म का यूज करके।
मिसेस वीजली इस पूरी ट्रिप में बहुत ज्यादा नाराज रहती हैं फ्रेड और जॉर्ज से। मिस्टर वीजली एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक के लिए बहुत ज्यादा टफ था इतने सारे विजर्ड्स को एक साथ एक जगह पर लाना वर्ल्ड कप के लिए, और उन्होंने बहुत सारी चार्म्स का भी यूज किया है ताकि मगल्स वहां पर ना आ सकें। इसलिए उन्होंने पोर्ट कीज बनाई हैं उन विजर्ड्स के लिए जो ऑपरेट नहीं कर सकते, और वो लोग ऐसी ही एक पोर्ट की के पास जा रहे हैं जो कि स्टोर्स हेड हिल में है। यहाँ पर जेके राउलिंग ने साइड अलोंग ऑपरेशन को अभी तक इन्वेंट नहीं करा था, इसलिए ये लोग पोर्ट कीज का यूज कर रहे हैं। नोटिस करो कैसे हाफ ब्लड प्रिंस में इवन दो हैरी के पास लाइसेंस नहीं है ऑपरेट करने का, बट वो डंबलडोर के साथ ऑपरेट कर सकता है, जिसको साइड अलोंग ऑपरेशन बोलते हैं। फ्लिंचिंग के बारे में भी काफी बातें हुई हैं, और लास्ट बुक में रॉन ऑपरेट करते टाइम स्प्लिंच हो जाएगा। स्टोर्स हेड हिल में हम लोग सेड्रिक डिग्री से भी मिलते हैं और उसके फादर एमोस डिग्री से भी। एमोस बहुत ज्यादा प्राइड फील करते हैं कि हैरी को क्विडिच में सिर्फ एक आदमी ने हराया है जो सेड्रिक है, क्योंकि तुमको याद हो तो लास्ट मूवी में हैरी रेवेनक्लॉ टीम से हार गया था क्योंकि उसको डिमेंटर्स ने पकड़ लिया था, जिसकी वजह से सेड्रिक डिग्री जीत गया था। एमोस डिग्री ये भी मेंशन करते हैं कि लवगुड्स यहाँ पर थे और वो जा चुके हैं ऑलरेडी। इसके बाद हमको पोर्ट की यूज करते हुए दिखाया जाता है जो कि इन लोगों को ग्राउंड से बहुत ऊपर ले जाती है और फिर मैजिकली एक दूसरी प्लेस में ट्रांसफर कर देती है। यहाँ पर यह आइडिया लग रहा है कि डिग्री, लवगुड्स और वीजलीज सिमिलर लोकेशंस में ही रहते हैं। ये डेथली हैलोज में बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये तीन लोग लवगुड फैमिली से मिलने जाते हैं। अब वैसे तो लूना लवगुड को 5th बुक में इंट्रोड्यूस किया गया है, हम लोग सेड्रिक डिग्री से मूवीज में पहली बार मिलते हैं, बुक्स में इसका मेंशन पहले भी है, और हमको पता लगता है कि कैसे उसके फादर बहुत प्राउड हैं अपने सन के लिए। इस मूवी में वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहेगा। ये तीनों लोग एक डिजर्टेड सी जगह पर आ जाते हैं और ये थोड़ा आगे चलते हैं तो इनको बहुत सारे टेंट्स दिखते हैं। जो डिग्रीज फैमिली है वो एक दूसरे साइड पर जाते हैं जहाँ पर जो कैंप ग्राउंड का ओनर होता है वो एक मगल होता है, जिसको ये डाउट हो जाता है कि ये सब लोग थोड़े अजीब से हैं। तो उसके बाद एक आदमी आके उसकी मेमोरी को मॉडिफाई कर देता है। वो ये चीज भी बताता है कि इस मगल की मेमोरी ऑलमोस्ट 10 टाइम्स मॉडिफाई की जाती है पूरे एक दिन में। यहीं पर वो लोग ड्रेको मेलफॉय की फैमिली का भी टेंट देखते हैं जो कि एक पैलेस से भी बड़ा होता है और उसके बाहर पीकॉक्स होते हैं। यहीं पर मिस्टर वीजली हैरी से पूछते हैं कि एक टेंट को कैसे सेटअप किया जाता है, क्योंकि हैरी काफी टाइम मगल्स के साथ रहा है। जिसके बाद जब वो टेंट बन जाता है तो वो अंदर से एक 3 रूम अपार्टमेंट जितना बड़ा होता है, लेकिन बाहर से छोटा सा ही होता है। यहीं पर इन लोगों से फिर लूडो बैगमैन मिलने आता है जो कि इन लोगों को बेट लगाने के लिए कहता है क्विडिच मैच के आउटकम पे। तो मिस्टर वीजली आयरलैंड पर एक गैलियन लगाते हैं, लेकिन फ्रेड और जॉर्ज अपनी पूरी सेविंग्स 37 गैलियंस, 15 सिकल्स और 3 नट्स लगाते हैं और बोलते हैं कि आयरलैंड जीतेगा, लेकिन विक्टर क्रम जो कि सीकर है बल्गेरिया का, वो स्निच को कैच करेगा। तो बहुत यूनिक सी बेट को देखकर सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं, लेकिन इवेंचुअली लूडो बैगमैन एक्सेप्ट कर लेता है उन लोगों की बेट को। और एक बहुत फनी सी चीज होती है जहाँ पर मिस्टर क्राउच पर्सी का लास्ट नेम ही भूल जाते हैं। ये चीज पर्सी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वो मिस्टर क्राउच को अपना आइडल मानता है। शाम को हैरी, रॉन और हरमाइनी बाहर जाते हैं ऐसे ही घूमने के लिए, जहाँ पर हैरी ओमिनोकुलर्स परचेज करता है अपने लिए, रॉन के लिए और हरमाइनी के लिए, जिसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है 10 गैलियंस। बट क्योंकि रॉन पुअर है वो नहीं चाहता इन ओमिनोकुलर्स को एक्सेप्ट करना, तो हैरी उसको बोलता है कि नेक्स्ट 10 इयर्स तक वो उसको कोई भी क्रिसमस का प्रेजेंट नहीं देगा। बट स्टिल रॉन अनसेटिस्फाइड सा ही रहता है। क्विडिच वर्ल्ड कप अभी तक का लार्जेस्ट स्कोप है जहाँ पर हम विजर्डिंग वर्ल्ड को देख पाए हैं, और ये बहुत अच्छी चीज है कि रोलिंग इस वर्ल्ड को बहुत ज्यादा डेप्थ दे रही है, क्योंकि मगल्स एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमंस ही हैं, तो वो ह्यूमंस की तरह ही बिहेव करते हैं। और विजर्डिंग वर्ल्ड भी एक तरीके से सिमिलर ही है रियल मगल वर्ल्ड जैसा, जहाँ पर स्पोर्ट्स के इवेंट्स होते हैं। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि रॉन बहुत अनकंफर्टेबल है कि हैरी ने उसको ओमिनोकुलर्स बाय करके दिए हैं। ये अभी से फोरशैडो कर रहा है कि रॉन बाकी की बुक में किस तरीके से बिहेव करेगा। ये पूरा पार्ट एक तरीके से फोरशैडोइंग ही है बाकी की पूरी मूवी और बुक का, क्योंकि यहाँ पर हमको मूवी के सेंट्रल कैरेक्टर्स जैसे मिस्टर क्राउच से भी इंट्रोड्यूस करवाया गया है। और लूडो बैगमैन ने जो बेट लगाई है फ्रेड और जॉर्ज के साथ, उसके भी काफी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जो कि हमको बाद में पता चलेंगे। मूवीज में भी ऑलमोस्ट सिमिलर सी ही चीज होती है, लेकिन इन कॉन्वर्सेशंस को बहुत ज्यादा कम कर दिया गया है, जिसकी वजह से फोरशैडोइंग नहीं मिल पाई और डेप्थ नहीं मिल पाई विजर्डिंग वर्ल्ड को, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं लेटर इन द बुक्स।
इसके बाद ये लोग क्विडिच मैच देखने जाते हैं स्टेडियम में, जहाँ पर इनकी सीट सबसे ज्यादा हाईएस्ट पोजीशन पर होती हैं। उस बॉक्स में कोई नहीं होता, सिर्फ एक हाउस एल्फ होता है जिसका नाम होता है विंकी, जो कि क्राउच फैमिली को बिलोंग करती है। विंकी डॉबी को ऑलरेडी जानती है और वो बताती है इन लोगों को कि कैसे उसको बहुत दिक्कत हो रही है पेड वर्क ढूंढने में, क्योंकि मेलफॉय फैमिली से तो वो अब अलग हो चुका है। विंकी को हाइट से बहुत ज्यादा डर लगता है, लेकिन फिर भी वो मिस्टर क्राउच के लिए एक सीट को रोके हुए होती है। इन लोगों के पीछे एक और एम्प्टी सीट होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी बाद में। हैरी बहुत सरप्राइज हो जाता है ये जान के कि डॉबी को कोई भी पेड वर्क देने को तैयार नहीं है, और इवेंचुअली हरमाइनी एल्फ राइट्स के लिए एक सोसाइटी भी क्रिएट करेगी। टॉप बॉक्स में फिर बाकी के लोग आते हैं, जिसमें बल्गेरियन डिग्नेटरीज, मिनिस्टर ऑफ मैजिक लूशियस मेलफॉय और उसकी वाइफ नार्सिसा और उनका सन ड्रेको मेलफॉय, ये सब लोग भी आते हैं। और इनको पता चलता है कि लूशियस ने सेंट मंगोज हॉस्पिटल में एक बहुत हैवी डोनेशन किया है, जिसकी वजह से कॉर्नेलियस फज ने स्पेशली उन लोगों को इनवाइट किया है। कॉर्नेलियस फज जब यहाँ पर आते हैं तो हैरी को हैंडशेक करते हैं, एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट कि ये पहला फादरली हैंडशेक होगा हैरी के साथ, क्योंकि इसके बाद ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स बुक आएगी जिसमें इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप बिल्कुल चेंज हो जाएंगे और कॉर्नेलियस फज हैरी को बहुत ज्यादा हेट करने लगेगा। सेंट मंगोज एक्चुअली वही हॉस्पिटल है जहाँ पर नेविल के पेरेंट्स इस टाइम पर हैं। इसके बाद टीम के जो मैस्कॉट्स होते हैं वो एक परफॉर्मेंस देते हैं, तो बल्गेरियंस की तरफ से वीलाज आती हैं जो वहाँ पर डांस करती हैं। वीलाज आर वेरी ब्यूटीफुल विमेन और ये जेनेटिकली है उनके साथ, इसी वजह से पूरे स्टेडियम में ऑलमोस्ट हर एक लड़का इस टेम्पटेशन में खो जाता है। हैरी तो इवन स्वान डाइव करने के लिए भी तैयार होता है टॉप बॉक्स से, लकीली बाकी के लोग उसको ये चीज करने के लिए रोक देते हैं। इसके बाद आयरिश के मैस्कॉट्स परफॉर्म करते हैं जो कि लेप्रेचॉन्स होते हैं, और वो पूरे स्टैंड्स को गोल्ड कॉइन से शावर कर देते हैं। इसमें से रॉन थोड़े बहुत कैच कर लेता है और हैरी को दे देता है ओमिनोकुलर्स के लिए। इसके बाद आयरिश और बल्गेरियन टीम्स खेलती हैं। विक्टर क्रम जो बल्गेरियन का सीकर है वो रॉन का एक तरीके से हीरो भी है। तो गेम बहुत फास्ट पेस्ड होता है, बट ये लोग ओमिनोकुलर से काफी कुछ देख लेते हैं। एट द एंड क्रम आयरिश के सीकर को हरा देता है और स्निच को पकड़ लेता है, लेकिन बल्गेरिया फिर भी हार जाती है क्योंकि आयरलैंड ने 17 टाइम्स क्वाफल स्कोर किया होता है, जिसकी वजह से उनके पॉइंट्स इन लोगों से ज्यादा होते हैं। तो ट्विंस की जो प्रेडिक्शन होती है वो बिल्कुल सही हो जाती है और वो लोग निकल जाते हैं लूडो बैगमैन को ढूंढने। यहाँ पर काफी सारी चीजें हैं जो रियल लाइफ को बिल्कुल इमिटेट करती हैं, जैसे कि जो एडवर्टाइजमेंट्स डिस्प्ले हुए हैं गेम के, वो आजकल के गेम्स में तुम देखो तो सिमिलर सा ही होता है। और यहाँ पर जैसे वीलास परफॉर्म कर रही हैं तो वो एक तरीके से चीयर लीडर्स का काम कर रही हैं, जैसे कि इंडियन प्रीमियर लीग में होता है। अब अभी तक तो रॉन और हैरी दोनों किड्स थे तो उनको वो प्यूबर्टी हिट नहीं हुई थी, बट इस बुक से तुम नोटिस करोगे कि हैरी वीला की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और वो लेटर इन द बुक चो चैंग के लिए भी थोड़ी फीलिंग्स डेवलप करेगा। सिमिलरली रॉन का भी मैडम रोजमर्टा पर क्रश है, एंड लेटर इन द बुक उसका क्रश फ्लेवर डेलाकॉर पे आ जाएगा जो कि हाफ वीला है। विक्टर क्रम बाद में जाके एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करेगा क्योंकि वो ट्राइविजर टूर्नामेंट में पार्ट लेगा। रॉन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर तो उसको वर्शिप करता है, बट उनका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा ओवर द कोर्स ऑफ द होल ईयर। ये गेम को बहुत क्रिटिसाइज किया गया है फैंडम में क्योंकि ये बहुत नॉनसेंसिकल सा है। क्रम इतना केपेबल सीकर है कि वो अपने हिसाब से स्निच को पकड़ सकता था, लेकिन फिर भी उसने स्निच को तब पकड़ा जब उसकी खुद की टीम हार रही थी। तो इस चीज का कोई सेंस नहीं बनता है, और आई थिंक ये कॉमन सा ही अकरेंस होना चाहिए बल्गेरिया की टीम से, क्योंकि फ्रेड और जॉर्ज ने भी एग्जैक्ट इसी चीज पर बेट लगाई थी। अब वैसे तो वो दोनों रिस्क टेकर्स हैं, बट उनकी कुछ ना कुछ तो एनालिसिस रही होगी इस बेट को लगाने से पहले। अब बैगमैन फ्रेड और जॉर्ज से जो बेट हार गया है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनेगी बाद में, क्योंकि अभी उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो इन लोगों को रिपे कर पाए, और बाद में वो हैरी की हेल्प करेगा ट्राइविजर टूर्नामेंट जीतने के लिए क्योंकि उसने खुद हैरी पे बेट लगाई होती है। इसके बाद ये लोग मैच से वापस आ जाते हैं और फ्रेड और जॉर्ज कुछ ना कुछ करके बैगमैन से अपना पैसा ले लेते हैं और सब लोग सोने चले जाते हैं। मूवीज में क्विडिच मैच दिखाया ही नहीं गया है, विच इज वेरी स्ट्रेंज क्योंकि बाकी सारी चीजें इन्होंने दिखाई हैं। एंड ऑनेस्टली गॉबलेट ऑफ फायर ने जितनी सारी डिटेल्स को मिस आउट किया है, आई थिंक इट इज द वर्स्ट मूवी इन द होल फ्रेंचाइज। मिस्टर वीजली हैरी को जगाते हैं और वो सुनता है कि बाहर सारे लोग स्क्रीम कर रहे हैं और भाग रहे हैं क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ है बाहर। जब वो बाहर जाते हैं तो उनको पता चलता है कि डेथ ईटर्स मतलब वोल्डेमॉर्ट के फॉलोअर्स ने अटैक कर दिया है इन सबके कैंप्स पर। इन लोगों को ड्रेको मेलफॉय मिलता है जो एक क्रूअल सा जोक मारता है कि ये लोग मड ब्लड्स को मारने आए हैं। वहाँ पर भगदड़ मच जाती है, लेकिन ये लोग नोटिस करते हैं कि विंकी वहाँ से भाग रही है और ऐसा लग रहा है कि कोई इनविजिबल चीज उसके पीछे उसको होल्ड करी हुई है। तो ये पहला क्लू है जो बुक्स हमको देती है कि ये बार्टी क्राउच जूनियर है। हैरी एक और चीज पॉइंट आउट करता है कि अभी तक किसी ने उसको परमिशन नहीं दी है यहाँ से भागने के लिए, तो वो यहाँ से भाग नहीं सकती। हरमाइनी
हरमाइनी यहीं पर कंप्लेन करती है हाउस एल्फ के राइट्स के लिए, जिसमें रॉन कहता है कि हाउस एल्फ खुश हैं बहुत स्लेव्स बनकर ही। अब यहाँ पर कितने डेथ ईटर्स शो अप हुए थे इस अटैक के लिए वो तो हमको नहीं पता, बट बाद में जब वोल्डेमॉर्ट रेजरेक्ट हो जाएगा तब तो आई थिंक अराउंड 12 डेथ ईटर्स ही आए थे। ये लोग जब भाग रहे होते हैं तो इनको गॉब्लिन्स भी मिलते हैं जो अपने गोल्ड कॉइन्स को काउंट कर रहे होते हैं। इसके बाद इनको वीलास भी मिलती हैं, जिसको देखकर रॉन इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है कि उसको खींच कर लाना पड़ता है। फिर वहां से लूडो बैगमैन निकलता है जो कि फिर से हिंट करता है कि उसका कुछ तो मनी प्रॉब्लम चल रहा है गॉब्लिन्स के साथ। इसके बाद ये तीनों एक बहुत स्ट्रॉन्ग सी साउंड सुनते हैं जो मॉस्मॉर्ड बोलती है, जिसके बाद एक डार्क मार्क स्काई में अपीयर हो जाता है। इसके बाद मिनिस्ट्री के ऑलमोस्ट 20 से ज्यादा लोग आ जाते हैं और वो उन तीनों को स्टनिंग स्पेल से अटैक करते हैं, लेकिन वो लोग अभी तो बच जाते हैं और बाद में मिस्टर वीजली सबको रोक देते हैं ये बोल के कि रॉन उनका ही बेटा है। बार्टी क्राउच इन लोगों से पूछता है कि इन तीनों में से किसने डार्क मार्क को कंजोर किया है, जिसके बाद हरमाइनी बताती है कि उसने किस साइड से मॉस्मॉर्ड की आवाज सुनी थी। इसके बाद वो लोग इन्वेस्टिगेट करने निकल जाते हैं कि जो कंजोरर था वो गया कहाँ। यहीं पर सेड्रिक डिग्री भी आ जाता है और वो नोटिस करता है कि विंकी के पास एक वॉन्ड है। डिग्री विंकी से पूछता है कि क्या उसने इस मार्क को कंजोर किया है, तो वो मना कर देती है, बट हैरी अपनी वॉन्ड को रिकॉग्नाइज कर लेता है और इन लोगों को बताता है कि उसकी ये वॉन्ड चोरी हो गई थी जब वो क्विडिच के मैच में था। बट प्रायोरी इंकेंटेटो चार्म का यूज करके वो लोग ये पता लगा लेते हैं कि हैरी की वॉन्ड ने ही उस डार्क मार्क को कंजोर किया है और इसी चीज के गुस्से में बार्टी क्राउच विंकी को रिलीज कर देता है उसकी सारी ड्यूटीज से, जिसका मतलब विंकी अब क्राउच फैमिली की एल्फ नहीं रही। इसके बाद ये सब लोग पोर्टकी का यूज करके वापस आ जाते हैं अपने घर पे। हैरी के इंटरनल थॉट्स को काफी एक्सप्लोर किया गया है, जहाँ पर उसका स्कार 3 दिन तक हर्ट करता रहता है और वो ये भी सोचता है कि इन चीजों का क्या कनेक्शन है उसके साथ और वोल्डेमॉर्ट के साथ। मिस वीजली काफी ज्यादा खुश होती हैं कि ये लोग सब सेफली रिटर्न हो गए हैं और वो इस चीज के लिए भी बहुत एम्बेरेस फील करती हैं कि अगर यहाँ पर फ्रेड और जॉर्ज मर जाते तो उन्होंने जो लास्ट चीज फ्रेड और जॉर्ज को बोली थी वो एक्चुअली डांटा था वीजली विजर्ड वीजेस के लिए। डेली प्रॉफिट में फ्रंट पेज पर न्यूज आ जाती है डार्क मार्क के बारे में। रीटा स्कीटर का यहाँ पर मेंशन है जो कि एक रिपोर्टर है जो कि मिनिस्ट्री को वर्स्ट पॉसिबल लाइट में दिखाती है अपनी रिपोर्ट में कि कैसे उनके प्रिकॉशंस ना लेने की वजह से डेथ ईटर्स इस डार्क मार्क को कंजोर कर पाए। अगले ही 1-2 हफ्तों में काफी सारी बातचीत होती है मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक के बारे में, जहाँ पर लोग कंपेंसेशन डिमांड कर रहे होते हैं जो भी उनके लॉसेस हुए हैं क्विडिच वर्ल्ड कप में। एक बंदा होता है मंडंगस फ्लेचर नाम का जो कि 12 बेडरूम टेंट का कंपेंसेशन आस्क कर रहा होता है और लोग ये कहते हैं कि वो अपने क्लोक के अंदर सो रहा था। मंडंगस फ्लेचर बाद में जाके काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बनेगा। अगर न्यूज़पेपर में बता दिया जाता कि विंकी के पास वो वॉन्ड मिली थी जिससे डार्क मार्क कंजोर किया गया था तो ये वीक्स तक हेडलाइन रहती। यहीं पर रॉन को एक बहुत पुरानी सी ड्रेस मिलती है और मिसेस वीजली कहती हैं ये इंपॉर्टेंट ओकेजन्स के लिए है तो वो इसको हॉगवर्ट्स लेकर जाए। हैरी बहुत ज्यादा रिलीफ फील करता है कि उसका जो रोब है वो बिल्कुल नया है। मिसेस वीजली ये भी बताती हैं कि वो सिर्फ सेकंड हैंड रोब ही अफोर्ड कर सकती थी रॉन के लिए, जिससे रॉन अगेन थोड़ा नाराज सा तो हो जाता है और एनवी भी करता है हैरी को। मूवीज में से ये डिस्कशंस पूरी तरीके से मिसिंग है। डार्क मार्क कंजोर होने के बाद ये लोग डायरेक्ट हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में आ जाते हैं, जिसके बारे में अभी बाद में कवर करेंगे। यहाँ पर एक चीज बहुत नोटिस करने वाली है कि रॉन हाउस एल्व्स के टॉपिक पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस अपने नहीं देता। ये उसकी इमेच्योरिटी भी हो सकती है या फिर ये भी हो सकता है क्योंकि वो बचपन से एक फुल विजार्डिंग फैमिली में बॉर्न हुआ है तो उसके लिए ये नॉर्मल सी ही चीज है कि हाउस एल्व्स हमेशा स्लेव्स की तरह रहते हैं। और क्योंकि वो गरीब भी था तो शायद वो बचपन में ये भी चाहता होगा कि उसके घर के पास भी एक हाउस एल्व रहे। लेकिन हरमाइनी क्योंकि मगल बॉर्न है तो उसके लिए हाउस एल्व का एनस्लेवमेंट एक बहुत बड़ी डील होती है। अभी तक तो हमको वोल्डेमॉर्ट का टेरर बहुत वेग सा ही लगता था क्योंकि सब उसका नाम लेने से डरते थे, बट ये फर्स्ट टाइम है जब हैरी को पहली बार फील हुआ है कि डेथ ईटर्स आखिरकार क्या चीज है। यहाँ पर मिसेस वीजली हैरी के बैंक अकाउंट से काफी ज्यादा गोल्ड निकालती हैं जो हैरी के लिए ही होता है, बट ये बहुत अजीब सा है कि विजार्डिंग बैंक किसी को भी एक्सेस दे रहा है किसी दूसरे के वॉल्ट की। अगले दिन हैरी और रॉन मगल क्लोथिंग में ड्रेस होते हैं ताकि वो किसी भी तरीके का अटेंशन ग्रैब ना करें ट्रेन स्टेशन पर। मिस्टर वीजली मैड आई के बारे में डिस्कस करते हैं और कहते हैं कि वो एक नई जॉब शुरू कर रहा है हॉगवर्ट्स में, और चार्ली हैरी को बताता है कि मैड आई मूडी एक बहुत ही वेल नोन ऑरर है जो अब रिटायर हो चुका है। उसने बहुत सारे एनिमीज को कैप्चर किया है और बंद किया है अस्काबान में, बट क्योंकि अब उसकी बहुत ओल्ड एज हो गई है इसलिए अभी वो थोड़ा पैरानॉइड सा रहता है। जब हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस डिपार्ट कर जाती है तो ड्रेको मैल्फॉय दूसरे कंपार्टमेंट में बातें कर रहा होता है कि कैसे वो ड्रमस्ट्रैंग स्कूल में जाना चाहता था लेकिन उसको हॉगवर्ट्स में जाना पड़ा। हरमाइनी कमेंट करती है कि ड्रमस्ट्रैंग ड्रेको को ज्यादा सूट करता क्योंकि वहाँ पर डार्क आर्ट्स पर
पर ज्यादा फोकस किया गया है। बट सरप्राइज की बात यह है कि ड्रमस्ट्रैंग की लोकेशन या फिर बो बैटन की लोकेशन किसी को भी नहीं पता, क्योंकि ये सब कंसील्ड हैं मैजिकल चार्म से। इस चीज को सुन के रॉन शॉक हो जाता है, तो फिर हरमाइनी उसको एक्सप्लेन करती है और ये भी बताती है कि हॉगवर्ट्स के अंदर एपरेट और डिसएपरेट करना भी इम्पॉसिबल है। ड्रेको रॉन के पास आता है और पूछता है कि क्या रॉन एंटर कर रहा है, जिसका मतलब रॉन अभी नहीं समझता, और ड्रेको रॉन को मॉक करता है ये बोल के कि शायद मिस्टर वीजली की पोजीशन मिनिस्ट्री में बहुत हाई नहीं है, इसलिए उनको नहीं पता होगा। मेलफॉय को ट्राइविजर टूर्नामेंट के बारे में पता है, ये कोई बहुत सरप्राइजिंग चीज नहीं है, क्योंकि उसके पापा मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक में बहुत हाई पोस्ट पर हैं, तो उनके पास प्रिविलेज्ड इंफॉर्मेशन रहती ही होगी। और हरमाइनी का ये बोलना कि ड्रमस्ट्रैंग डार्क आर्ट्स पर ज्यादा फोकस करता है, शायद इस चीज का रेफरेंस है कि ग्रिंडेलवाल्ड भी ड्रमस्ट्रैंग का ही स्टूडेंट था। जब ये लोग फीस्ट में पहुंचते हैं तो हरमाइनी को पता चलता है कि ये जितना भी खाना यहाँ पर बन रहा है वो हाउस एल्व्स बना रहे होते हैं किचन्स में, जिसकी वजह से हरमाइनी खाने से मना कर देती है और क्लेम करती है कि ये स्लेव लेबर है। इसके बाद प्रोफेसर डम्बलडोर कुछ अनाउंसमेंट्स करते हैं, जैसे कि इस साल क्विडिच कैंसिल हो गया है, बट इसी पॉइंट पर उसको इंटरप्ट किया जाता है एक और विजर्ड के द्वारा। डम्बलडोर इंट्रोड्यूस करते हैं प्रोफेसर मैड आई मूडी को, जो नए डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स के टीचर हैं। ये लोग ये भी नोटिस करते हैं कि वो अपने छोटे से फ्लास्क से हमेशा कुछ न कुछ पीते रहते हैं। अब ये पहली बार हो रहा है कि हैरी किसी ऑरर से मिल रहा है और इस चीज का भी काफी इन्फ्लुएंस रहेगा हैरी के ऊपर। डम्बलडोर अनाउंस करते हैं ट्राइविजर टूर्नामेंट के बारे में, जिसमें 1000 गैलियंस का प्राइज मनी रहेगा और 17 ईयर्स से ऊपर के ही स्टूडेंट्स उसमें पार्ट ले सकते हैं। इसमें 2 और स्कूल्स पार्ट लेंगे, बो बैटन्स और ड्रमस्ट्रैंग। फ्रेड और जॉर्ज यहीं पर डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से वो 17 ईयर्स के एज रूल को बाईपास करेंगे और कंपटीशन में पार्ट लेंगे। हैरी भी टूर्नामेंट के बारे में सोचता है और इमेजिन करता है खुद को एज अ चैंपियन, और उसी सपने में वो देख रहा होता है कि चो चैंग उसको एडमायर कर रही है। हैरी का क्रश ऑन चो चैंग इंटेंसिफाई कर रहा है और हैरी भी इस चीज को लेके अब ज्यादा अवेयर है। यहाँ पर एक चीज पॉइंट आउट करूंगा कि मूवीज ने इन सारी चीजों को बहुत रश कर दिया है और जो एक्चुअल क्लासेस हैं जो हॉगवर्ट्स में होती हैं उनको दिखाया ही नहीं है, सिर्फ 1-2 क्लासेस ही दिखाई हैं, जिससे कोर कॉन्सेप्ट मिस हो जाता है कि हॉगवर्ट्स एक स्कूल है, एक एडवेंचर की प्लेस नहीं है। जैसे ये लोग इस सेशन की फर्स्ट क्लास हर्बोलॉजी में जाते हैं, जहाँ पर इनको बूबो ट्यूबर्स का पस स्क्वीज करना होता है। उसके बाद ये लोग केयर ऑफ मैजिकल क्रिएचर्स की क्लास लेते हैं, जहाँ पर हैग्रिड इनको नई चीजें सिखाता है। प्रोफेसर ट्रेलॉनी की क्लास होती है जो प्रिडिक्ट करती है कि हैरी मिड विंटर में बॉर्न हुआ है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सैटर्न। तो हैरी रिप्लाई करता है कि वो जुलाई में बॉर्न हुआ है, जिससे प्रोफेसर ट्रेलॉनी नाराज सी हो जाती हैं। अब वैसे तो हैरी पॉटर विंटर में बॉर्न नहीं हुआ है, लेकिन प्रोफेसर ट्रेलॉनी की ये प्रिडिक्शन यहाँ पर सही है, क्योंकि ये वोल्डेमॉर्ट के बारे में है और हमको बाद में क्लियर होगा क्योंकि हैरी एक होक्रक्स है, तो वो प्रिडिक्शन वोल्डेमॉर्ट के बारे में बता रही हैं और वोल्डेमॉर्ट मिड विंटर में ही बॉर्न हुआ था। ड्रेको मैलफॉय डेली प्रॉफिट में से एक न्यूज रॉन के लिए पढ़ता है, जिसमें रीटा स्कीटर ने मेंशन किया होता है उसके फादर के बारे में, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है और वहाँ पर मैड आई मूडी आ जाते हैं और ड्रेको को ट्रांसफिगर कर देते हैं एक फेरेट में। प्रोफेसर मैगोनिगल वहाँ पर इस चीज को रोकती हैं और मूडी को वार्न करती हैं कि वो किसी भी स्टूडेंट को एज पनिशमेंट ट्रांसफॉर्म ना करे। इसके बाद वो ड्रेको मैलफॉय को प्रोफेसर स्नेप के पास जाके छोड़ आते हैं। स्कूल में बहुत बात चल रही होती है कि कैसे मैड आई मूडी एक बहुत अच्छा टीचर है, इसलिए ये तीनों लोग काफी वेट कर रहे होते हैं उसकी क्लास का। प्रोफेसर स्नेप की भी क्लास एज यूजुअल बहुत बेकार सी ही रहती है, क्योंकि अभी वो बहुत बुरे मूड में होता है। मूडी की क्लास आती है और इन लोगों को पता लगता है कि ये लोग अब छोटी मोटी चीजों के बारे में नहीं बल्कि अनफॉरगिवेबल कर्सेस के बारे में सीखने वाले हैं, और मूडी ने ऑलरेडी डम्बलडोर से परमिशन ले ली है 4th ईयर्स को ये चीज सिखाने की। इन कर्सेस को किसी ह्यूमन पर यूज करना इलीगल है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक। पहला कर्स होता है इम्पीरियस कर्स, जो वो स्पाइडर पर कास्ट करता है और उसको फोर्स करता है डांस करने में। इसके बाद वो क्रुशिएटस कर्स के बारे में बताता है, जिससे उस स्पाइडर को बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। इस चीज से नेविल बहुत परेशान सा दिखने लगता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स को भी इसी कर्स से टॉर्चर किया गया था और इसी वजह से वो अभी सेंट मंगोज में है। इसके बाद वो किलिंग कर्स का यूज करता है, जिसमें से ग्रीन लाइट निकलती है और वो स्पाइडर वहीं पर मर जाती है। क्लास खत्म होने के बाद मैड आई मूडी नेविल को अपने पास बुलाते हैं और उससे अपोलोजाइज करते हैं कि उसको ये चीज उसके सामने नहीं परफॉर्म करनी चाहिए थी। इसके बाद वो नेविल को एक बुक देते हैं, मैजिकल मेडिटेरेनियन वाटर प्लांट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, क्योंकि प्रोफेसर स्प्राउट ने उनको बता दिया होता है कि नेविल को हर्बोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है। हरमाइनी सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ एल्फिश वेलफेयर SPEW करके एक ऑर्गेनाइजेशन ओपन करती है और हैरी और रॉन को ऑफिसर्स बना देती है। और यहाँ पर डम्बलडोर ने क्योंकि मैड आई मूडी को परमिशन दे दी है अनफॉरगिवेबल कर्सेस को सिखाने के लिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि वो जानता है कि पीटर पेटिग्रू एस्केप कर चुका है, जिसका मतलब वोल्डेमॉर्ट रिटर्न कर सकता है और वो ऑलरेडी स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर रहा है फॉर वोल्डेमॉर्ट। प्रोफेसर मूडी ने नेविल को जो बुक दी है हर्बोलॉजी
स्ट्रेटजी के बारे में वो सिर्फ ऐसे ही नहीं दी, क्योंकि मूडी को ऑलरेडी टास्क के बारे में पता है, तो वो पहले से मैनिपुलेट करना चाह रहा है कैरेक्टर्स को, क्योंकि नेविल इस बुक में ही गिलीवीड के बारे में पढ़ेगा और हैरी को बताएगा। अब हरमाइनी का ये बोलना कि हाउस एल्व्स को पे करना चाहिए वो जो काम कर रहे हैं उसके लिए, वो बहुत ज्यादा भी रिडिकुलस आइडिया नहीं है, क्योंकि जितनी भी फैमिलीज हाउस एल्व्स को ओन करती हैं वो बहुत ज्यादा रिच हैं और वो उनको पे करने के लिए कैपेबल भी हैं। क्लासेस और ज्यादा हार्ड हो जाती हैं और मैड आई मूडी तो इंपीरियस कर्स स्टूडेंट्स पर यूज करने लगते हैं, क्योंकि डंबलडोर ने उनको परमिशन दे दी होती है। वो बहुत माइनर सा कर्स यूज करते हैं और स्टूडेंट्स को उसको रेजिस्ट करना होता है। हैरी जब इस कर्स के इंप्रेशन में आता है तब वो बहुत अच्छा सा फील करने लगता है और मैड आई मूडी उसको जो भी बोलते हैं वो करने के लिए तैयार हो जाता है। बट इवेंचुअली 4 बार ये चीज करने के बाद वो कर्स को रेजिस्ट करना सीख जाता है। हरमाइनी यहाँ पर बोलती है कि मैड आई मूडी को कर्स को स्टूडेंट्स पर यूज नहीं करना चाहिए, तो मूडी उसको बोलता है कि अगर वो चाहे तो क्लास को लीव कर दे, लेकिन हरमाइनी वहीं पर स्टे करती है। सारे स्टूडेंट्स जब क्लास को लीव करते हैं तो बहुत खुश होते हैं कि आज उन्होंने कुछ नया सीखा है। प्रोफेसर ट्रेलॉनी की क्लासेस होती हैं, प्रोफेसर बिन्स की क्लास होती है और फाइनली ये टाइम आ जाता है जब ग्रेट हॉल को क्लीन किया जाता है, क्योंकि अब विजिटर्स आने वाले हैं यहाँ पे। बो बेटन स्कूल के स्टूडेंट्स अराइव करते हैं एक फ्लाइंग कैरेज में और उसके बाद ड्रमस्ट्रैंग के स्टूडेंट्स आते हैं जिनका हेडमास्टर इगोर कारकरॉफ होता है। मूवीज में स्टोरी डायरेक्ट यहीं से ही कंटिन्यू होती है। इन सारी क्लासेस को मिस कर दिया गया है एक्सेप्ट डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स। यहीं पर डिनर के टाइम पर प्रोफेसर डंबलडोर राइज करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं ट्राइविजर्ड टूर्नामेंट के रूल्स को, जहां पर बैगमैन और बार्टी क्राउच भी होते हैं। इसके बाद वो सारे बच्चों को बोलते हैं कि वो इस गॉबलेट ऑफ फायर में अपने नेम्स को एंटर करवाएं। यहाँ पर एक मोमेंट आता है जहाँ पर प्रोफेसर कारकरॉफ हैरी को स्टेयर करते हैं, जिसके बाद प्रोफेसर मूडी आके कारकरॉफ को डिस्टर्ब कर देते हैं और कारकरॉफ इस चीज से डर के वहां से तुरंत चले जाते हैं। ये एग्जैक्ट मोमेंट एक तरीके से रेड हेरिंग है, क्योंकि हमको लग रहा है प्रोफेसर कारकरॉफ ही वो स्पाई हैं वोल्डेमॉर्ट के, लेकिन एक्चुअली वो प्रोफेसर मूडी हैं। फ्रेड और जॉर्ज यहाँ पर अपना नेम एंटर करने की कोशिश करते हैं, बट जो मैजिकल लाइन होती है वो उनको बाहर फेंक देती है और उनके बहुत बड़ी बियर्ड्स आ जाती हैं। ये सीन मूवीज में भी है। हरमाइनी ने SPEW के बैजेस बना दिए होते हैं और सबको बांट रही होती है और हैरी और रॉन को इंस्ट्रक्ट करती है कि वो और लोगों को उसमें एंटर करवाएं। जब वो हैग्रिड को एंटर करने के लिए पूछते हैं तो हैग्रिड मना कर देता है, ये बोल के कि ये हाउस एल्व्स का नेचर है विजर्ड्स को सर्व करना और उनको अगर फ्री कर दिया जाएगा तो वो खुश नहीं रह पाएंगे। हैग्रिड इस टाइम पर तैयार हो रहा होता है मैडम मैक्सिम के लिए और ये लोग पहली बार नोटिस करते हैं कि हैग्रिड का भी कोई क्रश है। यहाँ पर कैरेक्टर्स के अट्रैक्शंस को भी थोड़ा रैंप अप कर दिया गया है, जैसे हैरी का चो पर क्रश है, रॉन का क्रश है फ्लोर डेलाकॉर पे और हैग्रिड का क्रश है मैडम मैक्सिम पे, और एक डबल स्टैंडर्ड टाइप का भी इंट्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि जब हरमाइनी ये बोलती है कि सेड्रिक डिग्री बहुत ज्यादा सुंदर है तो रॉन नाराज हो जाता है, लेकिन वो ओपनली इस चीज को बोलता है कि उसको फ्लोर डेलाकॉर पसंद है, जिससे हरमाइनी नाराज हो जाती है। हरमाइनी की भी शायद फीलिंग्स रॉन के लिए होंगी, बट अभी ये चीज क्लियर नहीं है। सेड्रिक डिग्री का हॉगवर्ट्स का चैंपियन बनना आई थिंक बहुत परफेक्ट है, क्योंकि एक तो वो वेल लाइक्ड है, दूसरा हैंडसम है, और क्योंकि वो रेवन क्लॉ से है तो वो बहुत फेयर भी है, क्योंकि रेवन क्लॉज में ये पर्सनैलिटी ट्रेट होती है। इसके बाद गॉबलेट ऑफ फायर ट्राइविजर्ड चैंपियंस को चूज करती है, जिसमें विक्टर क्रम को चूज किया जाता है ड्रमस्ट्रैंग से, बो बैटन का चैंपियन होता है फ्लोर डेलाकॉर और हॉगवर्ट्स का चैंपियन होता है सेड्रिक डिग्री। बट थोड़े ही टाइम बाद गॉबलेट अनएक्सपेक्टेडली एक फोर्थ नेम भी देती है, हैरी पॉटर। पहले 3 चैंपियंस के लिए तो सब लोग ताली मारते हैं, लेकिन जब हैरी का सिलेक्शन होता है तो सब लोग बिल्कुल शांत से हो जाते हैं। हैरी खुद इंटरेस्टेड नहीं होता सेलेक्ट होने के लिए, लेकिन बार बार डंबलडोर उसको बुलाते हैं और इवेंचुअली वो बाकी तीनों को ज्वाइन कर लेता है। लूडो बैगमैन एंथुजियास्टिकली इंट्रोड्यूस करते हैं हैरी को एज द 4th ट्राइविजर्ड चैंपियन। सब लोग मना करते हैं कि हैरी कैसे सेलेक्ट हो गया, इवन दो एज का बैरियर लगाया गया था, लेकिन बैगमैन एक्सप्लेन करते हैं कि एज रेस्ट्रिक्शन अभी तक नहीं थी, सिर्फ इसी साल हुई है, इसलिए गॉबलेट को ये चीज नहीं पता है कि कौन कितनी एज का है। बार्टी क्राउच एक और चीज बताते हैं कि अगर गॉबलेट से किसी का नाम आया है तो उसको फोर्सफुली ज्वाइन करना ही पड़ेगा, देयर इज नो गोइंग बैक। सब लोग आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन डंबलडोर डिबेट को एंड कर देते हैं और कहते हैं कि चारों लोग ट्राइविजर्ड टूर्नामेंट में पार्ट लेंगे। चैंपियंस को बताया जाता है कि उनको किसी भी टीचर से कोई भी हेल्प नहीं मिलेगी, वो सिर्फ अपनी वॉन्ड्स को यूज कर सकते हैं और वो एग्जाम से भी एक्सक्यूज्ड हैं, क्योंकि ये जो टास्क हैं ये अपेरेंटली बहुत डिफिकल्ट होंगे। वहां पर सब लोग बोलते हैं कि शायद
शायद हैरी का नाम किसी दूसरे इंसान ने डाला है जो उसको मारना चाहता है। ये सुनते ही हैरी सोचता है कि कहीं वो इंसान वोल्डेमॉर्ट तो नहीं है। जब वो ग्रिफिंडोर डॉर्म रूम में जाता है तो सब लोग बहुत चीयरफुल होते हैं और सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि हैरी सेलेक्ट हो गया है। लेकिन जब वो रॉन के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि रॉन उससे काफी नाराज है, क्योंकि वो बिट्रेड फील करता है कि हैरी ने उसको नहीं बताया कि वो अपना नाम गॉबलेट में डालने वाला है। डंबलडोर जाने जाते हैं अपने काम कंपोजर के लिए, जो किसी भी तरीके की सिचुएशन में अपना कूल नहीं खोते हैं। इसलिए बुक्स में जब वो हैरी पॉटर से पूछते हैं तो यहाँ पर कामली वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन यहीं पर मूवीज कंप्लीटली गलत हो गई हैं, क्योंकि यही चीज मूवीज में डंबलडोर बहुत एग्रेसिवली हैरी से पूछ रहे हैं। जब यहाँ पर मैड आई मूडी डायरेक्टली बोल देते हैं कि हैरी का नाम किसी दूसरे ने डाला है क्योंकि वो उसको मारना चाहता है, ये सोचो उसके पार्ट पे कितना अच्छा प्ले है, क्योंकि उसने ये नाम खुद ही डाला है बट फिर भी वो इन सब के सामने ये चीज कन्फेस कर रहा है, क्योंकि जो असली मैड आई मूडी है वो भी आई थिंक ये चीज डिड्यूस कर लेता। तो इवन तो वो एक इम्पोस्टर है बट डंबलडोर और इतने सारे टीचर्स के सामने भी इतना अच्छे से झूठ बोलना इज कमेंडेबल। डंबलडोर का हॉगवर्ट्स में ट्राइवेजर टूर्नामेंट होस्ट करना स्ट्रॉन्गर इंटरनेशनल मैजिकल टाइज बिल्ड करता है। तो तुमको यहीं पर आइडिया लगता है कि कैसे यहाँ पर भी पॉलिटिक्स चल रही है। रॉन ने पहले थोड़े ही टाइम के लिए फेम को महसूस किया था जब वीजली फैमिली लॉटरी जीत गई थी और वो इजिप्ट गए थे। आई थिंक उसकी वजह से उसकी पर्सनैलिटी में एक लास्टिंग इम्पैक्ट रहा है, क्योंकि अभी वो बहुत इनसिक्योर और जेलस फील करता है हैरी से, सिर्फ इसलिए क्योंकि हैरी के पास बहुत मनी है और ट्राइवेजर टूर्नामेंट की वजह से उसको बहुत फेम मिल रहा है। यहाँ पर पता लगता है कि रॉन थोड़ा इमेच्योर सा है और कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझ रहा है कि हैरी को वोल्डेमॉर्ट मारना चाहता है, इसलिए उसका नाम गॉबलेट ऑफ फायर में किसी ने रखा था। हैरी जब सुबह उठता है तब भी लोग उसको कांग्रेचुलेट कर रहे होते हैं, तो वो सीधा ब्रेकफास्ट के लिए चला जाता है। वो हरमाइनी से बात करता है तो हरमाइनी उसे बताती है कि वो पूरा बिलीव करती है कि उसने खुद अपना नाम गॉबलेट में नहीं डाला है। वो ये भी जानती है कि रॉन उससे जेलस है और एडवाइस करती है हैरी को कि वो ये चीज सीरियस को बता दे। हैरी बहुत रिलेक्टेंटली एग्री करता है बट मान जाता है, क्योंकि सीरियस को ये चीज वैसे भी पता चलनी ही है द डेली प्रॉफिट न्यूज़पेपर से। जब वो ये चीजें लेटर में लिख के जाता है पोस्ट करने के लिए, तो वहां पर वो हेडविग को नहीं चूज करता, क्योंकि वो बहुत ऑब्वियसली इंटरसेप्ट हो सकता है। वो किसी दूसरे आउल को चूज करता है, जिसको देख के हेडविग भी उससे नाराज हो जाता है। हैरी इस पॉइंट पर बहुत आइसोलेटेड फील करता है, क्योंकि हरमाइनी को छोड़ के कोई भी उसके साथ नहीं है। बुक्स में भी इस चीज को थोड़ा सा एग्जैजरेट किया गया है वैसे तो, बट आई थिंक इट वर्क्स। लेकिन हैरी और हरमाइनी के बीच का जो रिलेशनशिप ग्रो होता है रॉन के गुस्सा करने की वजह से, वो चीज मूवीज में मिसिंग है। धीरे धीरे करके पूरा स्कूल ही हैरी के अगेंस्ट हो जाता है। ये लोग बैजेस पहनने लगते हैं जिसमें सपोर्ट सेड्रिक डिग्री, द रियल हॉगवर्ट्स चैंपियन या फिर पॉटर स्टिंग्स, ये सब चीजें लिखी होती हैं। हैरी और ड्रेको की लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद ये दोनों स्पेल से आपस में लड़ने लगते हैं। स्पेल्स रिबाउंड कर जाती हैं और हरमाइनी और गोयल को हिट कर जाती हैं। हरमाइनी के जो फ्रंट के टीथ हैं वो एबनॉर्मली लार्ज हो जाते हैं। वहां पर स्नेप अराइव करता है, लेकिन वो हरमाइनी की कंडीशन को कंप्लीटली इग्नोर कर देता है और गोयल को हॉस्पिटल विंग में भेज देता है। हैरी और रॉन स्नेप से बहुत ज्यादा आर्ग्यू करते हैं, इसलिए वो 50 पॉइंट्स भी लूज करते हैं और उन दोनों को डिटेंशन मिल जाता है। ट्राइवेजर टूर्नामेंट की वॉन्ड विंग सेरेमनी होती है, जहां पर हैरी जब अराइव करता है तो रीटा स्कीटर उसको दूसरी तरफ पुल कर लेती है और उसका सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू लेने लगती है। लेकिन वो जो आंसर्स दे रहा होता है तो क्विल कंप्लीटली डिफरेंट आंसर्स लिख रही होती है, खुद की स्टोरी फैब्रिकेट करके। उसके बाद डंबलडोर इन लोगों को इंटरप्ट करते हैं और मिस्टर ओलिवेंडर इंस्पेक्ट करते हैं सारे चैंपियंस की वॉन्ड्स को। सबकी वॉन्ड्स परफेक्टली फाइन निकलती है, जिसके बाद ये लोग डिनर के लिए चले जाते हैं और रॉन हैरी को बताता है कि उन दोनों का डिटेंशन स्नेप के साथ है नेक्स्ट नाइट। हैरी को सीरियस ब्लैक की तरफ से भी लेटर आता है, जिसमें वो बताता है कि वो उससे डायरेक्टली बात करना चाहता है ग्रिफिंडोर के फायर प्लेस में। फायर प्लेस में वो हैरी को बताता है कि देयर इज समवन जो हैरी को हार्म करना चाहता है, बट क्योंकि डंबलडोर और मूडी वहां पर हैं, तो हैरी के पास थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन है। यहाँ पर शायद डंबलडोर ने रॉन को नोटिस कर लिया होगा कि वो हैरी से बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी फील करता है, और यही सेम चीज हमने मिरर्स ऑफ एरिसेड में भी देखी थी फर्स्ट बुक में। मूवी में ये चीज नहीं थी। आई थिंक इसी इंसाइट की वजह से डंबलडोर के डिसीजंस इफेक्ट होते हैं डेथली हैलोस में, जब रॉन इन दोनों को छोड़ के चला जाता है बट इवेंचुअली रिटर्न करता है। स्नेप का जो रिएक्शन था हरमाइनी के टीथ के बारे में, वो बहुत क्रूअल था और अननेसेसरी भी था, और वो स्नेप की पेटीनेस बताता है कि वो कोई बहुत अच्छा आदमी नहीं है दिल से। इवन तो उसको एक रिडेम्पशन आर्क मिलेगी पूरी सीरीज के एंड में, बट उसकी लैक ऑफ मॉरल एम्पैथी जो है वो मुझे तो समझ नहीं आती। इसलिए स्नेप की रिडेम्पशन आर्क के बाद भी मेरा तो थोड़ा बहुत हेट है स्नेप के लिए। यहाँ पर ओलिवेंडर फिर से अपीयर करते हैं, जो हमको लास्ट टाइम फर्स्ट मूवी में ही दिखे थे। यहाँ पर वो ग्रिगोरोविच का नाम भी मेंशन करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा डेथली हैलोज में। और हैरी और वोल्डेमॉर्ट की वॉन्ड के बीच में जो कनेक्शन है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत हिंट दिया गया है। इसके बाद हैरी को हैग्रिड से हिंट मिलता है कि जो अगला टास्क है वो ड्रैगन्स के बारे में है। वो उसको लेकर जाता है फॉरबिडन फॉरेस्ट में, जहाँ पर ड्रैगन्स
होते हैं। हैरी फिर से कॉमन रूम में जाता है और सीरियस से बात करता है, जो उसको बताता है कि कार्कोरॉफ डेथ ईटर था। अब क्योंकि इस टाइम पर हैरी और रॉन के बीच में लड़ाई चल रही होती है और सब लोग हैरी सक्स का बैज पहने हुए होते हैं, तो हैरी एक बैज निकाल के सीधा रॉन के मुंह पे मारता है। हैरी एक्यो चार्म का यूज करना भी सीखता है, क्योंकि उसके फर्स्ट टास्क में उसके पास सिर्फ एक वॉन्ड होगी और उसका प्लान ये है कि वो अपनी वॉन्ड से अपनी फायरबोल्ट ब्रूम स्टिक मंगवा लेगा, जिसकी वजह से वो ड्रैगन्स को हरा सकता है। यहीं पर डंबलडोर और मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक के कुछ ऑफिशियल्स आकर इन चारों को ब्रीफ करते हैं टास्क के बारे में, लेकिन हैरी को पहले से ही पता होता है टास्क के बारे में, और ये चीज वो पहले ही सेड्रिक डिग्री के साथ भी शेयर कर चुका होता है, जस्ट एज अ गुड जेस्चर। तो 4 ड्रैगन्स होते हैं और इन चारों लोगों को एक एक ड्रैगन चूज करना पड़ता है। हैरी को टफेस्ट ड्रैगन मिलता है, द हंगेरियन हॉर्नटेल। इन लोगों का टास्क होता है कि ड्रैगन का एग इनको रिट्रीव करना है, लेकिन ड्रैगन उस एग को डिफेंड कर रहा है। हैरी अपनी ब्रूम स्टिक का यूज करके कुछ ना कुछ करके एग को रिट्रीव कर लेता है। इस पूरे सेगमेंट को बहुत अच्छे से दिखाया गया है मूवीज में, और आई थिंक ये वन ऑफ द फ्यू थिंग्स है जो इस मूवी ने बहुत अच्छे से करी है। हैरी एग को ग्रैब कर लेता है और वापस आ जाता है। इसके बाद रॉन रियलाइज करता है अपनी मिस्टेक को कि हैरी खुद से तो अपना नाम गॉबलेट में नहीं डालेगा। इसके बाद उन दोनों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। हैग्रिड जब हैरी को ड्रैगन्स के बारे में बता रहा था, तब वो चार्ली का भी मेंशन करता है। आई थिंक जब चार्ली हॉगवर्ट्स में रहा होगा, तब वो और हैग्रिड काफी अच्छे दोस्त रहे होंगे, क्योंकि दोनों ही मैजिकल क्रिएचर्स को कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं और उनकी डेफिनेशन ऑफ क्यूट मैजिकल क्रिएचर्स भी काफी डिफरेंट है। सीरियस ब्लैक जब बात कर रहा होता है हैरी से, तब वो मेंशन करता है कि बर्था जॉर्किंस की जो डिसअपियरेंस है और मूडी के घर में जो अटैक हुआ था पहले, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। बट अभी वो इस चीज की सिग्निफिकेंस नहीं समझ पाता। जब हैरी मूडी के साथ उसके ऑफिस में होता है, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है पढ़ते टाइम, क्योंकि सारे के सारे डार्क डिटेक्टर्स अलार्म दे रहे होते हैं। आई थिंक ये रियल मूडी को बिलोंग करते होंगे, और क्योंकि मूडी अभी उस ट्रंक में बंद है, तो वो अभी डिटेक्ट कर रहे हैं कि कोई इम्पोस्टर है यहाँ पे। हैरी, रॉन और हरमाइनी इस चीज का अपडेट सीरियस ब्लैक को भी देते हैं, और वापस आते टाइम हैरी इन लोगों को बताता है कि कार्करॉफ एक फॉर्मर डेथ ईटर था, जिसकी वजह से रॉन सरप्राइज हो जाता है। ग्रिफिंडोर के कॉमन रूम में वापस आने के बाद हैरी अपना गोल्डन एग ओपन करता है, बट उसमें से एक बहुत लाउड सी आवाज आती है, जिससे सब लोग बहुत ज्यादा टेरिफाइड हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि कोई टॉर्चर हो रहा है। हरमाइनी को पता लगता है कि कॉमन रूम में जो पार्टी है, उसका जो खाना है वो ये लोग किचन से लेकर आए हैं, तो वो पूछती है जॉर्ज से कि क्या उसको रास्ता पता है किचन का, तो वो उसको रास्ता बता देता है। इसके बाद ये तीनों किचन को विजिट करते हैं, जहाँ पर इन लोगों को डॉबी मिलता है और विंकी भी मिलती है। यहाँ पर हरमाइनी को पता लगता है कि डॉबी को पे किया जा रहा है उसकी सारी सर्विसेज के लिए, लेकिन विंकी अभी भी नाराज है और बहुत डिप्रेस सा फील कर रही है, क्योंकि मिस्टर क्राउच ने उसको डिसओन कर दिया है। विंकी बताती है कि कैसे वो एक बहुत अच्छे मास्टर थे और वो अभी भी उनके साथ ही काम करना चाहती है। बाकी के जो हाउस हेल्प्स हैं वो डॉबी को पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि उसने वेजेस को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है, जिसकी वजह से जो ट्रेडिशन है एल्व्स का वो ब्रेक हो गया है। रॉन क्वेश्चन करता है कि रीटा स्कीटर बार बार हॉगवर्ट्स में इन्फिल्ट्रेट कैसे कर लेती है, क्योंकि डंबलडोर ने उसको बैन कर रखा है यहाँ पर आने से। ये एक सटल हिंट है कि वो एक अनरजिस्टर्ड एनिमेगस है, जो सरप्राइजिंगली डंबलडोर ने अभी तक ब्लॉक नहीं किया है, क्योंकि पिछले साल सीरियस ब्लैक भी इसी तरीके से हॉगवर्ट्स में एंटर कर रहा था। हरमाइनी के जो अजम्पशंस थे हाउस एल्फ के एनस्लेवमेंट के बारे में, वो बिल्कुल गलत हो जाते हैं, क्योंकि वो खुद देखती है कि एल्व्स बहुत ज्यादा खुश हैं बीइंग एनस्लेव्ड। हरमाइनी के बाकी के जो एक्शंस रहेंगे मूवी में एल्व्स को लेके, वो काफी चेंज हो जाएंगे, क्योंकि इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट उनको बोलना कि वो एक रेबेलियन करें, वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रेटेजिक मेथड्स को अप्लाई करेगी, जैसे कि वो ट्रिक करना चाहेगी एल्व्स को इनटू एक्सेप्टिंग फ्रीडम। डंबलडोर ने शायद कभी तो मेंशन किया था कि जेम्स पॉटर भी अपना इनविजिबिलिटी क्लोक यूज करके किचन्स में से काफी खाना चुराया करता था, जो अब हैरी और रॉन रेप्लिकेट कर सकते हैं। ट्रांसफिगरेशंस की क्लास में प्रोफेसर मैगोनिगल यूल बॉल अनाउंस करती हैं और इंसिस्ट करती हैं कि सारे चैंपियंस कोई ना कोई अपने लिए डेट ढूंढें, क्योंकि चैंपियंस की डेट सबसे पहले डांस परफॉर्म करेंगी। हैरी चो चैंग को आस्क करना चाहता है, बट अभी इतना कॉन्फिडेंट नहीं है और कभी भी उसको अकेला नहीं पाता। रॉन भी स्ट्रगल करता है इन चीजों से। हैरी तो ये भी सोचता है कि ट्राइविजर टूर्नामेंट का जो फर्स्ट एक्ट था वो इजी था कंपेयर टू गेटिंग अ डेट। काफी गर्ल्स हैरी को खुद से इनवाइट करती हैं, लेकिन वो सबको मना कर देता है, क्योंकि वो होप कर रहा होता है कि चो चैंग को पूछेगा। स्कूल का एटमॉस्फेयर भी धीरे धीरे ठीक होने लगता है, क्योंकि पहला टास्क देखने के बाद सब लोग थोड़ा सॉफ्ट हो जाते हैं हैरी के लिए और उसको मॉक करना बंद कर देते हैं। ये लोग हैग्रिड से जाके पूछते हैं कि क्या वो यूल बॉल अटेंड करेगा, तो वो कहता है कि वो थोड़ी देर के लिए वहाँ पर आएगा। हरमाइनी हैरी को स्कोल्ड भी करती है कि वो अभी तक गोल्डन एग की रिडल को सॉल्व नहीं कर पाया है, और अगर वो नहीं कर पाया तो कितना फुलिश फील होगा। इवन ऑन द लास्ट डे इन दोनों के पास कोई डेट्स नहीं होती हैं, और इसकी वजह से हैरी इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड होता है कि स्नेप के टेस्ट में वो बेजो
बेजोर ऐड करना भूल ही जाता है पोशन में और उसको सबसे कम ग्रेड मिलता है। ये जो बेजोर स्टोन है ये हाफ ब्लड प्रिंस वाली मूवी में भी आएगा क्योंकि इसी की वजह से रॉन की लाइफ सेव होगी। थोड़े टाइम के बाद हैरी को cho chang मिल जाती है अकेली और वो उससे यूल बॉल के लिए पूछता है, जिसके लिए वो पोलाइटली डिक्लाइन कर देती है ये बोल के कि वो ऑलरेडी सेड्रिक डिग्री के साथ जा रही है। बट कॉन्वर्सेशन से ऐसा लगता है कि वो बहुत खुश नहीं होती हैरी को मना करके, क्योंकि वो खुद ही शायद एक्सपेक्ट कर रही होती है कि हैरी उससे पूछेगा। हैरी कॉमन रूम में जाता है जहाँ उसे पता लगता है कि रॉन ने फ्लेवर डेलाकॉर से पूछ रखा है यूल बॉल में जाने का और फ्लेवर ने उसको रिप्लाई तक नहीं दिया। रॉन हरमाइनी को पूछता है लेकिन हरमाइनी डिक्लाइन कर देती है ये बोल के कि वो ऑलरेडी किसी के साथ जा रही है और जिनी नेविल के साथ जा रही होती है। हैरी फाइनली पार्वती को पूछता है यूल बॉल में जाने के लिए और पार्वती उसको बताती है कि उसकी बहन पद्मा भी फ्री है क्योंकि उससे अभी तक किसी ने नहीं पूछा है, तो पद्मा फिर रॉन के साथ जाएगी। रॉन और हरमाइनी के बीच का जो कॉन्वर्सेशन होता है उसमें ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा होता है कि हरमाइनी खुद चाहती थी कि रॉन उसको आके पूछे, लेकिन रॉन फ्लेवर डेलाकॉर के पीछे पड़ा हुआ था। तो ये ऑकवर्ड से सिनेरियोस चलते ही रहेंगे पूरी बुक में। यहाँ पर यह भी पता लगता है कि जिनी का हैरी पर क्रश है, लेकिन क्योंकि वो नेविल को ऑलरेडी हाँ बोल चुकी है इसलिए वो हैरी के साथ नहीं जा सकती। तो ये था हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर पार्ट 1 का एंड। बाकी की डिटेल्स में पार्ट 2 में कवर करूंगा क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी होती जा रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गॉबलेट ऑफ फायर की बुक 600 पेजेस से भी ज्यादा बड़ी है। अगली वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि उसमें काफी हैपनिंग चीजें होंगी। ट्राइविजर टूर्नामेंट के बाकी के 2 टास्क बचे हैं, यूल बॉल बचा है और वोल्डेमॉर्ट का रेजरेक्शन भी बचा हुआ है। तो उस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना और मेरे को बताओ ये वीडियो तुम लोगों को कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।